लिखा जाएगा। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास का विषय क्या रहेगा? सतत आवेश वितरण। ओके, सतत आवेश वितरण ये स्थिर वैद्युतिकी की 8th क्लास है, 8th लेक्चर है। ओके, सतत आवेश वितरण पर आने से पहले मैं लास्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी उस क्लास का रिकैप लेता हूं। लास्ट क्लास में हमने किसका अध्ययन किया था? विद्युत फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स का मतलब है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं। सही, इन्हीं को हम लोग क्या कह रहे थे? विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स को किस प्रकार से लिखा जाता है? फाई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ओके, तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर की जगह हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट है ना, बिंदु गुणनफल है तो इसको हम लिख सकते हैं समाकलन ई डी एस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, डी एस क्या है और ई क्या है? देखो, डी एस तो क्या है? विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ पर लिए गए अल्पांश का क्षेत्रफल है। ठीक है, ds विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ पर लिए गए अल्पांश का क्षेत्रफल है। ठीक है, और ई वेक्टर क्या है? उपस्थित विद्युत क्षेत्र। और थीटा क्या है? ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का कोण। याद रखना, थीटा पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है। ठीक, तो हमने जो लास्ट क्लास में विद्युत फ्लक्स का अध्ययन किया था उस पर आधारित 2 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न कैसा बन सकता है? जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र का समीकरण दे रखा है ये ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ओके, और किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप गिवन है। जरूरी थोड़ी ना है कि क्षेत्रफल के लिए ds वेक्टर या फिर s वेक्टर काम में लें, ए वेक्टर भी ले सकते हैं। सही, ओके, तो फाई बराबर क्या होता है? हम लोग लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश और पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश का बिंदु गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर यदि बिंदु गुणनफल करेंगे तो हमें पता है कि बिंदु गुणनफल में आई जे जे और के इनका यदि गुना होगा तो 1 मिलेगा। ओके, इसके अलावा आई इंटू जे, आई इंटू के, ये सब क्या हो जाने वाला है? 0 हो जाने वाला है। तो हम याद रखेंगे कि i इंटू आई 1 मिलेगा, j इंटू जे 1 मिलेगा और k इंटू के 1 मिलेगा, बाकी सब हट जाएंगे। ओके, तो हम लोग यदि गुणा करेंगे इनको तो लिखा जाएगा 2 प्लस 6 और प्लस 4 गुणा -1, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 प्लस 6 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4 वोल्ट इंटू मीटर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्ट इंटू मीटर। तो यहाँ पर इस प्रश्न में फाई का मान क्या आ जाएगा? 4 वोल्ट इंटू मीटर। ओके, तो एक प्रश्न ये आ सकता है कि ई वेक्टर और ए वेक्टर घटकों के रूप में दे दे आपको। अच्छा, दूसरा प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है? जैसे मान लो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान है 3 गुणा 10 के घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम देखेंगे ना, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना है? 3 गुणा 10 या 3 न्यूटन प्रति कूलाम। और किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल गिवन है, हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है? मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 गुणा 10 के घात -4 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमसे पूछ ले कि इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कितना होगा? तो हम लोगों को पता है फाई बराबर क्या होता है? ई डी एस कोस थीटा या फिर ई ए कोस थीटा। ए क्या है? क्षेत्रफल, डी एस भी क्या है? क्षेत्रफल है, तो हम ए भी ले सकते हैं। तो फाई बराबर ई ए कोस थीटा है ना। देखो यहाँ पर हम देखेंगे, चित्र में हम देख सकते हैं कि पृष्ठ का क्षेत्रफल है ए 2 गुणा 10 के घात -4 मीटर स्क्वायर और विद्युत क्षेत्र है 3 गुणा 10 के घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम। इधर कोण दे रखा है 30 डिग्री का। अब आप लोग ये ना समझे कि यहाँ पर 30 डिग्री थीटा का मान है, नहीं, यहाँ 30 डिग्री पृष्ठ के द्वारा विद्युत क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण है। 30 डिग्री पृष्ठ के द्वारा विद्युत क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण है, जबकि थीटा वास्तव में क्या होता है? क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। ओके, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल किधर होता है? पृष्ठ के तल के लंबवत। तो ये जो डॉट डॉट मैं लाइन बना रहा हूं ना, ये डॉट डॉट लाइन वास्तव में क्या है? पृष्ठ का तल दर्शा रही है। ठीक है, तो इसके लंबवत यदि मैं एक रेखा बनाऊं तो वो क्षेत्रफल की दिशा दर्शाएगी। तो मैंने ये बनाई, देखें आप, ये मैंने ए वेक्टर की दिशा दिखा दी है इधर।
ठीक है, हमें पता है कि ए वेक्टर तल के साथ कितना कोण बनाता है 90 डिग्री का, विद्युत क्षेत्र ने तल के साथ कितना कोण बनाया 30 डिग्री का, तो ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच कितना कोण होगा 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री। तो फाई बराबर यहां पर लिखा जाएगा 3 गुणा 10 के घात 3, ई है ना इधर, तो ई का मान लिखा इंटू क्षेत्रफल कितना दे रखा है 2 गुणा 10 के घात माइनस 4, और cos 60 डिग्री लिखा जाएगा बेटा यहाँ पर cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10 के घात प्लस के 3 और माइनस के 4, तो 10 के घात कितना बचेगा माइनस का 1, तो फाई बराबर आ जाएगा 10 के घात माइनस 1 की जगह हम लिख सकते हैं पॉइंट, ओके 0.01, और यहाँ पर फाई बराबर आ जाएगा 0.01 इंटू 3 यानी कि 0.3 वोल्ट इंटू मीटर। एक इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है। एक और प्रश्न भी है जो हम फ्लक्स पर बना सकते हैं, वो कौन सा है देखें। जैसे मान लो कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर क्या है विद्युत क्षेत्र है, सही, और इसमें मान लो कोई पृष्ठ स्थित है, इसमें कोई पृष्ठ स्थित है, मैंने एक बेलनाकार पृष्ठ लिया है, ठीक है। अब आप ये याद रखें कि यहां पर इस बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, 3 सतहें होती है। मैंने एक बेलन ले लिया, सपोज करो इस विद्युत क्षेत्र में एक बेलन रखा, और इस बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं 3 पृष्ठ होते हैं। कौन कौन से वो आप लोग समझने का प्रयास करना। जैसे देखो, एक तो ये वाला अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिधर मैं उंगली रख रहा हूं, है ना, आपकी तरफ हो गई अभी ये, एक तो ये वाला अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, सही है, और एक ये वाला अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, और एक ये जो वक्राकार पृष्ठ है बेलन का, ये तो कितने पृष्ठ हुए 3 पृष्ठ होते हैं बेलन के, सही है। तो यदि फ्लक्स निकलेगा तो तीनों पृष्ठों से निकलेगा, तो इस बेलन के लिए कुल फ्लक्स कितना होगा फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। याद रखना बेलन के लिए यहाँ पर कितना फ्लक्स निकलेगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 मतलब पहले पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, φ2 दूसरे अनुप्रस्थ काट पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, और φ3 मतलब वक्राकार पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। यदि मैं एक शंकु की बात करूं तो शंकु से भी 2 दिशाओं से फ्लक्स निकलेगा, एक तो जो उसके चारों ओर का जो पृष्ठ है वो, और एक उसका आधार है वो, तो 2 जगह से फ्लक्स निकलेगा। तो इसके लिए फाई क्या लिखेंगे φ1 प्लस φ2 को क्या मान लेते हैं हम, ओके बेटा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, सतत आवेश वितरण की, ठीक है। सतत आवेश वितरण की बात करेंगे तो उसके लिए तो देखो मैं एक वस्तु ले लेता हूं, मैंने क्या ली एक वस्तु, ठीक है। इस वस्तु में कोई भी वस्तु कणों से मिलकर बनी होती है, अभी मैंने बताया, ठीक है। अब मान लेते हैं ये वस्तु है, इसमें कण है, ठीक है, बहुत सारे कण हैं, n कण हैं, और कणों पर ही आवेश होता है, तो ये कण है तो आवेश भी यहाँ पर होगा इन सभी कणों पर, ठीक है। अब चूंकि कणों के बीच में निश्चित कौन सी दूरी होती है, अंतराण्विक दूरी होती है, कण है फिर नहीं है, फिर है फिर नहीं है, फिर कण है फिर नहीं है, इस प्रकार का। तो कहीं पर कण है कहीं पर नहीं है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है, मतलब वास्तव में कणों का वितरण ऐसा है, डैश्ड लाइन के जैसा है। वास्तव में कणों का वितरण कैसा है, असतत है, और आवेश कणों पर ही होता है। यदि कणों का वितरण असतत है तो आवेश का वितरण तो रियल में तो कैसा होता है, असतत होता है, रियल में तो कैसा होता है, असतत होता है। लेकिन अब बात आती है, एक लेकिन जोड़ देते हैं, लेकिन यदि कणों के बीच की ये जो दूरी है, कणों के बीच की ये जो अंतरा आणविक दूरी है, इसको यदि हम लोग क्या मान लें, नैगण्य मान लें, लेकिन कणों के बीच की दूरी को नैगण्य मान ले, तो फिर हम ये कल्पना कर सकते हैं कि ये कण आपस में, सबके सब कण आपस में क्या है, चिपके हुए हैं, और कण आपस में चिपके हुए हैं तो कोई गैप ही नहीं है कणों के बीच में। तो हम यदि कणों के बीच की अंतराण्विक दूरी को नैगण्य मान लेते हैं तो कणों का वितरण कैसा माना जा सकता है, सतत माना जा सकता है, और आवेश कणों पर ही होता है। यदि कणों का वितरण सतत है तो आवेश का वितरण भी कैसा माना जा सकता है, सतत माना जा सकता है। अच्छा, तो ये तो हुआ कि आवेश का वितरण सतत क्यों मानते हैं, सतत तो ये तो बात ये हुई कि
तो ये बात हुई कि आवेश का वितरण सतत किस प्रकार से माना जाता है। लॉजिक क्या है इसके पीछे कि आवेश वितरण सतत है। और कब मानेंगे आवेश वितरण को सतत? जब कणों के बीच की अंतराणविक दूरी को क्या मान लेंगे हम लोग? नगण्य। अच्छा, यदि हम लोग सतत आवेश वितरण की परिकल्पना की बात करते हैं तो वस्तु को कणों से मिलकर बना हुआ नहीं मानते, फिर वस्तु को किससे मिलकर बना मानते हैं? छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मानते हैं। मतलब वस्तु को फिर कणों में विभाजित नहीं करते, फिर किस में विभाजित करते हैं? अल्पांशों में विभाजित करते हैं। तो सतत आवेश वितरण परिकल्पना में अल्पांश हमें लेने होते हैं। सही, अल्पांश के लिए हम गणना करेंगे और फिर उसका हम लोग समाकलन करेंगे, उसके साथ थोड़ा मैथमेटिक्स करेंगे तो हमें संपूर्ण पिंड के लिए जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट अपने को प्राप्त हो जाता है। इसके जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तब आपको सतत आवेश वितरण परिकल्पना का यूज समझ में आएगा। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं कि सतत आवेश वितरण परिकल्पना में आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है। तो सतत आवेश वितरण परिकल्पना में आवेश वितरण कितने प्रकार का माना जाता है? 3 प्रकार का आवेश वितरण माना जाता है। ठीक है, मैं आने वाला हूं उस पर, उससे पहले इसको मैं मिटा देता हूं। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। अभी मैंने बताया कौन कौन से प्रकार का होता है सतत आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतनिक आवेश वितरण। ठीक है, तो बारी बारी से हम तीनों प्रकार का आवेश वितरण समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेखीय आवेश वितरण की। ठीक, तो रेखीय आवेश वितरण कब कहलाएगा? यदि आवेश किसी वस्तु की केवल एक विमा पर वितरित हो। मतलब यदि आवेश वस्तु की केवल लंबाई पर वितरित हो तो हम उस आवेश के वितरण को क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण। तो मैं लिखने वाला हूं, यदि आवेश का वितरण वस्तु की केवल एक विमा पर, एक विमा मतलब लंबाई पर ही आवेश हो तो ऐसे आवेश वितरण को हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। अच्छा, आप सोचे कि केवल लंबाई किस निकाय की होती है? कैसे, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी केवल लंबाई होती है, जिसके क्षेत्रफल या आयतन को हम क्षेत्रफल या आयतन नहीं मानते हैं, उसका कंसीडर नहीं करते, मतलब जिसका क्षेत्रफल और आयतन कंसीडर नहीं करते, केवल एक विमा लंबाई को कंसीडर करते हैं। तो बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हैं शायद। देखें, तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी केवल एक ही विमा होती है, या हम लोग जिसके क्षेत्रफल या आयतन को कंसीडर नहीं करते? तो बेटा वो कौन सी वस्तु है उसके कुछ एग्जांपल्स मैं लिखने वाला हूं। जैसे कोई तार, कोई लंबा तार है ना, एक बहुत लंबा तार है तो उसका क्षेत्र आयतन जो है ना के बराबर है। सही, उसके पास केवल एक ही विमा है और वो क्या, केवल लंबाई है। सही, तो तार वास्तव में क्या हो सकती है? रेखीय आवेश वितरण का एग्जाम्पल हो सकता है। मतलब तार पर यदि आवेश होगा, किसी तार पर आवेश होगा तो वो कौन सा आवेश वितरण होगा? रेखीय आवेश वितरण। ना केवल तार पर आवेश बल्कि डोरी पर आवेश। ठीक है, डोरी पर आवेश वितरण वो भी क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश वितरण। या हम लोग कहें, एक अच्छा एग्जाम्पल है वलय पर आवेश। बच्चों, वलय किसको कहते हैं? अंग्रेजी में वलय को रिंग कहते हैं। तो मतलब रिंग को वलय कहा जाता है। सही है, रिंग वास्तव में क्या होती है कि किसी तार या डोरी को हम लोग यदि उसको एक लूप के रूप में मोड़ दें, यदि लूप बना दे तार का या डोरी का, तो वो क्या कहलाएगा? एक वलय कहलाएगा। जैसे वो होती है ना अंगूठी, या फिर महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं तो चूड़ी, सही, या पुरुष कड़ा पहनते हैं तो वो क्या है? बेसिकली वलय होता है। क्या होता है? वो वलय होता है। और वलय जो है उसका द्रव्यमान केवल सतह पर ही होता है और उसकी शेप कैसी होती है? वृत्त के जैसी। उसकी शेप क्या है? बेसिकली वृत्त है। वृत्त तो एक आकृति है। ठीक है, वृत्त तो क्या है? एक 2D आकृति है। और वलय क्या है? एक वस्तु। वलय क्या होगी? एक वस्तु। ठीक है, तो रेखीय आवेश वितरण की आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि यदि आवेश का वितरण केवल एक विमा पर, लंबाई पर ही हो आवेश, तो हम कहेंगे कि वहां पर आवेश वितरण कैसा है? रेखीय आवेश वितरण। एग्जाम्पल तार पर आवेश, डोरी पर आवेश या किसी वलय पर आवेश। चलो ठीक है, मैं इसका चित्र बनाकर दिखाऊं। जैसे ये कोई तार है तो इस पर यदि आवेश का वितरण है तो ये कौन सा आवेश वितरण होगा? रेखीय आवेश वितरण होगा। ठीक है, अच्छा, अब रेखीय आवेश वितरण में एक राशि पढ़ते हैं हम लोग।
क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। क्या पढ़ेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। देखो घनत्व बराबर होता है, घनत्व क्या होता है? इकाई विमा में आवेश। क्या कहलाएगा? आवेश घनत्व। मतलब यदि इकाई लंबाई में आवेश है, यदि इकाई लंबाई पर आवेश है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व को किससे दर्शाएंगे? लैम्डा से। मतलब किसी वस्तु की इकाई लंबाई पर आवेश क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। जैसे मान लेते हैं ये मैंने एक चित्र बनाया था, इसमें इस तार की इतनी लंबाई पर, इस तार की dl लंबाई में ले लेता हूं। कितनी लंबाई ले ली? dl लंबाई। और dl लंबाई पर कितना आवेश है मान लेता हूं? dq। तो लैम्डा इसके लिए क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर हो जाएगा dq बटा dl, dq बटा dl। ठीक है। या फिर मान लो l लंबाई पर किसी रेखीय आवेश, l लंबाई पर q आवेश हो, L लंबाई पर Q आवेश हो तो लैम्डा क्या लिखा जाएगा? Q बटा L। मतलब आवेश बटा लंबाई को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। और विमित सूत्र क्या हो जाएगा? A1 T1 और L-1। ठीक है। तो ये रेखीय आवेश घनत्व की बातें हो गई। ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखना है, यहाँ से dq क्या आ सकता है? अल्पांश यदि हम लें तो अल्पांश का आवेश dq बराबर क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू dl। ठीक है। तो ये था रेखीय आवेश वितरण की बात। अब किसकी बातें करेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण की। तो देखो पृष्ठीय आवेश वितरण हम पढ़ेंगे, पहले थोड़ा मिटा देता हूं। तो पृष्ठीय आवेश वितरण किसको कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब है ऐसी वस्तु पर आवेश का वितरण जिसकी केवल दो विमा हो, जिसके पास केवल दो ही विमा हो, ऐसी वस्तु को हम क्या, ऐसी वस्तु पर आवेश के वितरण को हम क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है। मतलब किसी वस्तु की दो विमाओं पर आवेश वितरण, आवेश वितरण क्या कहलाएगा? पृष्ठीय आवेश वितरण। अब दो विमाओं से क्या बनता है? जैसे आयत की बात करें, लंबाई और चौड़ाई, दो विमाएं हो गई ना, तो दो विमाओं से क्या बनता है? क्षेत्रफल बनता है। तो हम कह सकते हैं यदि किसी वस्तु के क्षेत्रफल पर आवेश है, क्षेत्रफल पर आवेश है तो हम लोग क्या कहेंगे? वो कौन सा आवेश वितरण है? पृष्ठीय आवेश वितरण है। ठीक है। क्षेत्रफल किस किस का होता है? तो पृष्ठ का, जो पृष्ठ की बात करें हम लोग, जैसे कागज है, कागज की बात करें तो कागज का केवल पृष्ठ होता है, सतह होती है और उसका केवल क्षेत्रफल होता है। ठीक है। तो किसी पृष्ठ पर आवेश, पृष्ठ पर आवेश, ये किसका एग्जाम्पल है? पृष्ठीय आवेश वितरण का एग्जाम्पल है। पृष्ठ मतलब सतह पर आवेश क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश वितरण। या किसी प्लेट पर आवेश, प्लेट पर आवेश। ठीक है। ये भी कौन सा एग्जाम्पल है? पृष्ठीय आवेश वितरण का एग्जाम्पल है। या फिर हम लोग कह सकते हैं चकती पर आवेश, चकती पर आवेश। चकती को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? डिस्क कहते हैं, DISC, डिस्क कहते हैं। डिस्क मतलब वास्तव में डिस्क भी एक प्लेट ही होती है, रियल में तो प्लेट ही होती है। ठीक है। पर विशेष प्रकार की प्लेट है ना, ये जनरली सर्कुलर शेप की होती है। ठीक है। आकृति सर्कल के जैसी होती है। वलय और डिस्क में बस इतना अंतर है, दोनों वृत्त के जैसी हैं, दोनों ही 2D आकृतियां हैं। बस अंतर ये है कि वलय जो है अंदर से खाली होती है और चकती जो है अंदर से भरी होती है। ठीक है। ये अंतर है। पृष्ठीय आवेश वितरण में हम लोग पढ़ते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे लिखते हैं? सिग्मा से। तो देखो सीधी सी बात है, रेखीय आवेश घनत्व में क्या था? रेखीय आवेश घनत्व में लैम्डा बराबर था Q बटा L, आवेश बटा लंबाई। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व में क्या आ जाएगा आपके हिसाब से? वहां पे आवेश केवल लंबाई में था और यहाँ पर आवेश किस में है? क्षेत्रफल में। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या आ जाएगा? सिग्मा बराबर आवेश बटा क्या? सही, क्षेत्रफल। आवेश बटा क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। जैसे मान लो पृष्ठ के S क्षेत्रफल पर Q आवेश हो,
एस क्षेत्रफल पर कितना आवेश हो, क्यू आवेश हो, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा को क्या लिखेंगे, क्यू बटा एस लिखेंगे। सिग्मा को क्या लिखेंगे, क्यू बटा एस लिखेंगे। और मान लो डीएस क्षेत्रफल पर कितना आवेश हो, डीक्यू आवेश हो, डीएस क्षेत्रफल पर कितना आवेश हो, डीक्यू आवेश हो, तो सिग्मा को क्या लिखेंगे, सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल, तो डीक्यू बटा डीएस होगा। सही, तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व की बातें हो गई। इसका मात्रक बिल्कुल क्लियर है, कूलाम बटा मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व का। तो यहां से डीक्यू बराबर क्या निकाल सकते हैं हम लोग, सिग्मा इंटू डीएस। यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का यूज करते हुए डीक्यू किस प्रकार से निकाल सकते हैं, सिग्मा इंटू डीएस से। सही, अच्छा, अब तीसरे प्रकार का आवेश वितरण बचा है, कौन सा, आयतनिक आवेश वितरण। ठीक है, तो आयतनिक आवेश वितरण का मतलब है आयतन में आवेश। यदि वस्तु के आयतन में आवेश है तो उसको हम क्या कहेंगे, आयतनिक आवेश वितरण कहेंगे। आयतन में यदि आवेश है तो हम क्या कहेंगे, आयतनिक आवेश वितरण। किस किस का आयतन होता है, तो गोले पर आवेश, गोले पर आवेश। ठीक है, बेलन पर आवेश, बेलन पर आवेश। हाँ, ये मैं लिख देता हूं अचालक। ये अचालक क्यों लिख रहा हूं, मैं आगे बात करने वाला हूं इसकी। अचालक बेलन पर आवेश। ठीक है, तो क्योंकि अचालक गोले का भी आयतन होता है, अचालक गोले में पूरे आयतन में आवेश होता है, अचालक बेलन में भी पूरे आयतन में आवेश होता है। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर अचालक गोला लिया मैंने, या अचालक बेलन लिया, तो इन पर जो आवेश का वितरण होगा वो कौन सा आवेश वितरण होगा, आयतनिक आवेश वितरण होगा। सही, और आयतनिक आवेश वितरण का यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम यूज करते हैं आयतनिक आवेश घनत्व। आयतनिक आवेश घनत्व, और आयतनिक आवेश घनत्व का सूत्र क्या बनेगा, सीधी सी बात यही है, रो से दर्शाएंगे, और आयतनिक आवेश घनत्व होगा आवेश बटा आयतन, आवेश बटा आयतन, बस इतना याद रखना। और इसका मात्रा क्या बनेगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ठीक, तो ये थी सतत आवेश वितरण की तो ये था सतत आवेश वितरण की क्लास। और इसमें हमने बात की कि सतत आवेश वितरण वास्तव में एक परिकल्पना है, जिसमें आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, रेखीय, पृष्ठीय और आयतनिक। रेखीय आवेश वितरण मतलब केवल एक ही विमा पर यानी लंबाई पर आवेश। पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब है 2 विमाओं पर मतलब क्षेत्रफल पर आवेश। और आयतनिक आवेश वितरण का मतलब 3 विमाओं पर मतलब आयतन में आवेश। ठीक है, तो ये था सतत आवेश वितरण की क्लास। ओके, आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी।